नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उनके कितने भेद होते हैं और किस प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है वाक्य भेद। वाक्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वाक्य क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, तत्व कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक वाक्य भेद। सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य की। वाक्य क्या होता है और वाक्य की परिभाषा आप किस प्रकार दे सकते हो। तो वाक्य की परिभाषा देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित या सार्थक अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। मतलब सार्थक अर्थ वाले शब्दों का ऐसे शब्द लिए जाएं, ऐसे शब्दों का व्यवस्थित समूह हो जिससे एक अपेक्षित अर्थ सामने आए, तो वह क्या कहलाता है, वाक्य। अब हम चलते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य हैं। मतलब वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने, 6। तो सबसे पहला है हमारा, इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है, SUNAPA, सन APA, अपा, सनपा, SUNAPA। तो ऐसे से हो गया हमारा सार्थकता, U से हो गया योग्यता, N से हो गया निकटता, A से हो गया आकांक्षा, P से हो गया पदक्रम, A से हो गया अन्वय। तो हमारी ट्रिक क्या है, SUNAPA। S से सार्थकता, U से योग्यता, N से निकटता, A से आकांक्षा, P से पदक्रम और A से अन्वय। तो अब हम डिटेल में इनके बारे में जानते हैं कि सार्थकता क्या होती है। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, इसलिए इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। तो सार्थकता क्या है, वाक्य का कुछ ना, कोई भी वाक्य आप बोल रहे हो, जैसे राम खाना खाता है, तो इसका अर्थ है ना कि वो राम क्या है, क्या करता है, खाना खाता है। तो अर्थ निकल के आ रहा है। तो वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, मतलब जिससे सार्थक सटीक अर्थ निकले। दूसरा है हमारा योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। तो क्या कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ, मतलब एक सार्थक अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे अगर हम कहें कि उसने चाय खाई, तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस, ठीक है। तो चाय चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। तो अगर हम ऐसे बोलें कि उसने चाय पी, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं N से निकटता। S हो गया हमारा सार्थकता, U हो गया योग्यता और N की बात करते हैं अब हम निकटता। बोलते और लिखते समय वाक्यों के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। मतलब जो भी वाक्य बोले जा रहे हैं वो पास पास होने चाहिए, उनमें ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम लिखते हैं तो वो शब्द भी हम पास पास लिखते हैं, ज़्यादा दूर दूर तो नहीं लिखते, एक शब्द पहले कोने पे दूसरा दूसरे कोने पे, ऐसा नहीं करते ना, तो पास पास होते हैं। तो ऐसा ही वाक्य में होना चाहिए कि जो वाक्य में बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं ए से आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है कि वाक्य है अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ है वो अधूरा निकल कर आए। जैसे पत्र लिखता है, तो ये क्या है, अधूरा वाक्य है। अब हमें क्या पता कि कौन पत्र लिखता है, क्या पत्र लिखता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि राकेश पत्र लिखता है, तो ये क्या है, पूर्ण वाक्य है, इसका जो अर्थ है वो पूरा निकल कर आ रहा है, तो ये क्या होगी, आकांक्षा। अब बात करते हैं पी से पदक्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। मतलब जो पद हैं, पद को क्या, शब्द होते हैं, पद को क्या बोला जाता है, शब्द।
तो पद हैं उनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे एक वाक्य देखिए, सुहावनी है रात होती चांदनी, तो ये क्या आगे पीछे कर रखा है, तो ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। अब इसे हम शुद्ध कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? ये गलत है। अब हम इसे ठीक कैसे करेंगे? चांदनी रात सुहावनी होती है, तो ये क्या है? शब्दों को क्रम में लगाया गया है, इसी को क्या बोलते हैं? पद क्रम। तो ये क्या हो गया? शुद्ध वाक्य। ठीक है। अब ए से आता है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। वाक्य में लिंग वचन पुरुष कारक काल कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठाक मेल होना चाहिए। किस किस के साथ? वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक के और आदि का क्रिया के साथ ठीक ठाक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो इसे हम शुद्ध कैसे करेंगे? बालक और बालिकाएं गए, गई नहीं बोलेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग हमें इसका प्रयोग करना है। तो बालक और बालिकाएं गए, ये हमारा ठीक हो जाएगा, शुद्ध वाक्य होगा। तो हमने पढ़ लिया वाक्य के अनिवार्य तत्व SUNAPA। ऐसे से सार्थकता, 6 भेद होते हैं इसके। ऐसे से सार्थकता, U से योग्यता, N से निकटता, A से आकांक्षा, P से पदक्रम और A से अन्वय। अगर पेपर में आ जाता है कि वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं, इनमें से ऑप्शन दे दिए जाए सार्थकता और विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, तो आपको इसमें देखना होगा कि हमने ट्रिक पढ़ी थी ऐसे से सार्थकता, तो वाक्य की सार्थकता, तो सार्थकता आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं, वाक्य के अनिवार्य तत्व हमारे हो गए। अब हम चलते हैं वाक्य के अंग की तरफ। वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इनमें से क्वेश्चन आता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, तो कौन खेलता है? उद्देश्य का मतलब कर्ता, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? अनुराग। खेलने का काम कौन कर रहा है? अनुराग। ठीक है, तो अब किसके बारे में बताया जा रहा है? अनुराग के बारे में। ठीक है, तो ये अनुराग है जो, वो हमारा उद्देश्य हो जाएगा। विधेय क्या होता है? वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। या इसे आप सीधे और सरल शब्दों में ऐसे बोल सकते हो कि वाक्य के जिस भाग में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सचिन पढ़ता है, तो सचिन कौन हो गया? उद्देश्य, और पढ़ता है, बाकी का जो सेंटेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। जो सचिन के बारे में बोला जा रहा है वो होता है विधेय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य होता है कर्ता और विधेय होता है जो कर्ता के बारे में बात कही जाती है। बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है शेष वाक्य विधेय कहलाता है। अब हम चलते हैं वाक्य के भेद की तरफ। वाक्य के भेद, वाक्य का विभाजन मुख्य रूप से 2 आधारों पर कर सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उसमें ऑप्शन दे रखे थे। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, इसकी ट्रिक देखिए। VNA PISVS, VNA PISVS। V से विधानवाचक, N से निषेधवाचक, A से आज्ञावाचक, P से प्रश्नवाचक, I से इच्छावाचक, S से संदेहवाचक, V से विस्मयवाचक, S से संकेतवाचक। तो इसकी ट्रिक क्या है वाक्य की भेद की? इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो, वाक्य के भेद VNA PI VNA PISVS। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी की। वी क्या है? विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि जिन वाक्यों में ऐसे सेंटेंस जिनमें क्रिया के करने मतलब किसी काम के होने या करने की
बारे में पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, तो काम हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है? वर्षा हो रही है। ठीक है, ये हमारा विधानवाचक। दूसरा चलते हैं हम एन की तरफ। वी हो गया, एन की तरफ चलते हैं निषेधवाचक। काम जिसमें काम के निषेध मतलब जिसमें मना हो या कोई काम ना होने का पता चले, तो वहां पर निषेधवाचक होता है। जैसे रानी ने खाना नहीं खाया, तो इसमें नहीं आ जाएगा। जिसमें जिस सेंटेंस में नहीं आपको नजर आ जाए बीच में, तो वो क्या होता है? निषेधवाचक। तीसरा है हमारा आज्ञावाचक। ए से आज्ञावाचक। आज्ञा, आदेश या उपदेश। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या उपदेश देने का पता चले उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ। जैसे हम किसी से कहते हैं कि बाजार जाकर सामान ले आओ, तो ये क्या हो गई? आज्ञा, आदेश। ठीक है, तो ये क्या है? आज्ञावाचक। अब आता है पी से प्रश्नवाचक। जिसमें प्रश्न पूछे जाने का पता चले या प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। जैसे हम पूछते हैं बच्चों से कि तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। जिसमें क्या आ जाए, कौन आ जाए, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक होता है। कहाँ आ जाए, जैसे गीता तुम कहाँ से आ रही हो, ये गीता तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, ये क्या है? प्रश्नवाचक। अब बारी आती है आई की, इच्छावाचक। जिसमें इच्छा या शुभकामना देने का पता चले उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका कल्याण हो, तो ये हमारे मन की इच्छा है कि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी को शुभकामना दे रहे हैं कि आपका कल्याण हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अब आता है ऐसे से संदेहवाचक। जिसमें संदेह या संभावना का पता चले। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए। जैसे मौसम को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद आज वर्षा हो जाए। या फिर अब सर्दियों का मौसम है, शायद आज धूप निकले। ठीक है, तो ये है क्या है? ऐसे से संदेहवाचक। तो इसमें संदेह है, संभावना है कि जरूरी नहीं है लेकिन कि ये काम हो ही जाएगा, धूप निकल ही जाएगी या वर्षा हो ही जाएगी। इसमें हम संदेह जता सकते हैं, संभावना। अब बारी आती है ऐसे से संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। वो कहता है कि जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। जैसे संकेत करके कोई बात कही जाए। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे या हो जाओगे। तो क्या कह रहा है कि यदि परिश्रम करोगे, संकेत कर रहा है कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाओगे। अब बारी आती है वी से विस्मयवाचक। आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की जो अभिव्यक्ति आदि भाव आपको दिखाई देते हैं, तो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है वो। जैसे शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो हम किसी को शाबाशी देते हैं किसी को, या किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके साथ दुख प्रकट करते हैं या किसी के प्रति घृणा व्यक्त करते हैं। जैसे गंदगी को देखकर घृणा, छी यहाँ कितनी गंदगी है, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? विस्मयवाचक वाक्य है। तो ये तो हो गए हमारे अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद। कौन कौन से हैं? वाक्य के भेद VNAPI, VNAPISVS। वी से विधानवाचक, N से निषेधवाचक, A से आज्ञावाचक, P से प्रश्नवाचक, I से इच्छावाचक, S से संदेहवाचक, V से विस्मयवाचक, S से संकेतवाचक। ये हमारे वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे
एक ही उद्देश्य मतलब एक ही कर्ता होता है, और विधेय मतलब कर्ता के बारे, विधेय क्या होता है, जो जो कर्ता के बारे में बताया जाए। जैसे शीला, शीला पढ़ती है, तो इसमें शीला कौन है, उद्देश्य, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, कर्ता। पढ़ती है तो ये उसके बारे में बताया गया है, ये हो गया हमारा विधेय। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों, समुच्चय बोधक इसकी ट्रिक क्या है, जहां पर भी जिस भी वाक्य में आपको बीच में दो सेंटेंसों के, दो वाक्यों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु ये सब मिल जाए तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य पहचान करो, इसे संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करो, इस तरह से। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राधा पार्क जाती है और गीता मंदिर जाती है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए और से, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे भेद की तरफ, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, एक मुख्य वाक्य हो और अन्य जो आश्रित उपवाक्य हों उस पर आश्रित हों, प्रधान वाक्य पर। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये मुख्य वाक्य पर डिपेंड है कि मतलब यदि तुम परिश्रम करोगे तभी तुम सफल हो पाओगे। ठीक है, या फिर ये की से जुड़ा होता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है, ये होता है मिश्र वाक्य। या फिर वो बीच में की से जुड़ा नजर आ जाए आपको तो वो मिश्र वाक्य होता है। अब हम चलते हैं उपवाक्य की तरफ। उपवाक्य क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्लोज बोला जाता है ना। तो उपवाक्य की परिभाषा देखिए, यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं वह वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है। वो क्या कहता है कि जिस वाक्य में एक से अधिक समापिका मतलब क्रियाएं ज़्यादा होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है। अब उपवाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के प्रकार देखिए, इसके 3 भेद होते हैं उपवाक्य के। पहला है हमारा संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो कहता है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान क्या मुख्य वाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे, और ये इसकी ट्रिक क्या है, ये की, क्योंकि और ताकि इनसे जुड़े होते हैं। दो सेंटेंसों के बीच में की आ जाए, क्योंकि आ जाए, ताकि आ जाए। जैसे मैं जानता हूँ कि, आ गया ना की, तो की क्या है, ये की से पता चल जाएगा कि ये संज्ञा उपवाक्य है। उसमें ऑप्शन भी ऐसे दिए रखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। जैसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, तो वह बहुत ईमानदार है, तो ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, ईमानदार भाववाचक संज्ञा आ गई, तो ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य। और मैं जानता हूं कि, वो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो समझ आ गया होगा, आ जाएगा आपको ये कि क्या है संज्ञा उपवाक्य, क्या होता है। अब हम बात करते हैं विशेषण इसके दूसरा जो भेद है उपवाक्य का, विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं
अब वो क्या कह रहा है कि जब कोई आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक लड़की को देखा जो बहुत मोटी थी या जो बहुत पतली थी, तो ये मोटी क्या है, उसकी विशेषता हो गई, बहुत मोटी थी मतलब। तो ये मोटी शब्द क्या है, मोटी या पतली, तो ये है उस लड़की की विशेषता। तो जहाँ पर विशेषता आपको दिखाई दे वो क्या होता है, विशेषण उपवाक्य। इसकी ट्रिक क्या है विशेषण उपवाक्य की, जिस वाक्य में आपको दो वाक्यों के बीच में जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिन्हें नजर आए वहां पर विशेषण उपवाक्य होता है। इस ट्रिक को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे कि जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिन्हें जहां भी वाक्य में आपको नजर आए तो वहां पर विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे वे फल कहाँ हैं जिनको आप कल लाए थे, या जिनको आप लाए थे, तो जिनको इसमें आ गया ना, जिनको मैंने बताया था ट्रिक में, जिनको आ जाए या जिन्हें आ जाए, जिन्हें आप कल लाए थे, तो ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण, इसकी जो तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य की। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहला था संज्ञा की विशेषता बताए, दूसरा था संज्ञा उपवाक्य क्या था कि संज्ञा वाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। ट्रिक थी उसकी की क्योंकि ताकि। विशेषण था जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए। तो इसकी ट्रिक थी जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिन्हें, ये भी वाक्य में जहां नजर आ जाए वहां पर विशेषण उपवाक्य होता है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जहां पर क्रिया की विशेषता दिखाई जाए या बताई जाए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सारे टॉपिक हम कर चुके हैं पहले ही। अब ट्रिक है जब, जहां, जैसे, जितना, जितनी से शुरू होता है, तो वो क्या कहता है कि इसकी ट्रिक क्या है, जब वाक्य में आपको, वाक्य क्या है, जब से शुरू हो, ये वाक्य के शुरुआत में आपको नजर आए, जब, जहां, जैसे, जितना, जितनी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जब मोहन घर आता है तब सोहन पार्क जाता है, या फिर जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में थी। तो पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया की विशेषता। ठीक है, जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में थी, तो ये क्रिया की विशेषता, काम क्या हो रहा था कि वर्षा हो रही थी। ये उपवाक्य भी हमारा कंप्लीट हो गया। उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये ट्रिक से मैंने आपको समझाया है तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं पदबंध की। पदबंध क्या होता है, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाते हैं। तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। वाक्यांश क्या होता है, वाक्य का अंश। जैसे नदी बहती चली आ रही है, तो बहती चली आ रही है क्या है, पदबंध। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो इसमें जो पहला वो है सेंटेंस, जो काम हो रहा है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र है, वो उसने क्या किया है, वो जीत गया। तो ये क्या है, पदबंध। पदबंध के प्रकार देखिए, इसके 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे संज्ञा पदबंध क्या होता है। पदबंध का अंतिम या शीर्ष शब्द, अंतिम या शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो जहां भी आपको किसी वाक्य में
संज्ञा पद दिखाई दे जाए, वहाँ पर क्या होता है, या तो शीर्ष में या फिर अंत में, ठीक है, वहाँ पर संज्ञा पदबंध होता है। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ, ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है। इसमें नाम आ रहा है ना, राजा दशरथ, तो नाम क्या, संज्ञा को क्या कहा जाता है, नाम। अब बात करते हैं विशेषण पदबंध क्या होता है। ये एक उदाहरण और दे देते हैं। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, 4 ताकतवर मजदूर हैं जो वो इस भारी चीज को उठा लाए, ये भी क्या है, 4 ताकतवर मजदूर, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। अब है विशेषण पदबंध। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं, तो गाड़ियों की विशेषता क्या है कि तेज चलने वाली, धीमी गति से भी होता है, तेज भी होता है, तो क्या है, गाड़ियों की विशेषता क्या है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं, तो तेज चलने वाली क्या है, विशेषण पदबंध है। इसमें अगर सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें विशेषण पदबंध छांटिए, तो आपको इस तरीके से पता लगाना है कि उसमें विशेषता देखनी है, किस पद में विशेषण आ रहा है, किस पद में संज्ञा आ रही है, किस पद में क्रिया है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रिया पदबंध की तरफ। 4 प्रकार होते हैं पदबंध के, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और तीसरा है क्रिया पदबंध। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई, एक संपूर्ण इकाई बनाती हैं। तो वो क्या कह रहा है कि इसमें मुख्य क्रियाएं वो पहले आती हैं, उसके बाद अन्य क्रियाएं आती हैं। जैसे रीना बाजार की ओर आई होगी, तो आई होगी में क्या है, क्रिया पदबंध। आई होगी से पता चल रहा है ना कि वो क्या काम करने गई है या कहाँ गई है, तो क्या काम हो रहा है, ठीक है, ये क्रिया पदबंध। जैसे अब दरवाजा खोला जा सकता है, तो खोला जा सकता है क्या है, ये काम अब किया जा सकता है, ये हो गया क्रिया पदबंध। अब चौथा है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया के पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर आती है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि यह पदबंध क्रिया का विशेषण रूप, क्रिया विशेषण है ना, तो क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया के पहले आता है, ये क्रिया के जो काम हो रहा है उससे पहले आएगा। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर आता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, तो पीट पीट कर क्या हो गया, क्रिया की विशेषता, कैसे मारा उसे, पीट पीट कर, या फिर वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, तो सोते सोते में क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। तो अब हमारा वाक्य भेद है, जो पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। वाक्य की परिभाषा हमने देख ली, वाक्य के अनिवार्य तत्व हमने पढ़ लिए ट्रिक के साथ, और वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब बात हमने पदबंध की भी कर ली। पदबंध के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण। और क्या पढ़ा था हमने, उपवाक्य के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया, आसान शब्दों में और ट्रिक के साथ मैंने समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली।
तो मैंने बताया था सेंटेंस के बीच में किंतु परंतु पर ये शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है। ऑप्शन देखिए पहले। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सरल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य, थर्ड है मिश्रित वाक्य और फोर्थ है विधानवाचक। तो इसमें कौन सा होगा, दूसरा जो ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ऑप्शन देखिए, निषेधवाचक इस वाक्य में कौन सा वाचक आएगा। निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, विधानवाचक। तो कौन सा आएगा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, यह हमारे मन की इच्छा है कि तुम्हें भगवान है जो वो तुम्हें हर काम में सफलता दे। तो ये कौन सा हो गया, तीसरा जो ऑप्शन है इसका इच्छावाचक, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आज बहुत बारिश हुई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए, मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये सिंपल सेंटेंस ही है। तो फोर्थ ऑप्शन है साधारण वाक्य है, सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, तो साधारण वाक्य हमारा ठीक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, रोहन लिखता है। ऑप्शन देखिए, पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य, चौथा है इच्छावाचक। तो तीसरा जो ऑप्शन है सरल वाक्य, वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। राम घर गया, उसने पिता को देखा का संयुक्त वाक्य बनाइए, या इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। तो ऑप्शन देखिए, राम ने घर जाकर पिता को देखा। दूसरा है राम घर गया और उसने पिता को देखा। तीसरा है राम घर गया अतः उसने पिता को देखा। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने संयुक्त वाक्य की पहचान क्या बताई थी, क्या ट्रिक थी उसकी, जहां पर वाक्य में आपको और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, पर ये भी दो सेंटेंसों के बीच में आपको मिल जाए तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, जिसमें की, ताकि, क्योंकि से वो वाक्य जुड़ा हुआ हो, बीच में दो वाक्य के बीच में की, ताकि, क्योंकि ऐसे शब्द आ जाएं, या फिर जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, इस तरह से आ जाए, ठीक है, वो मिश्र वाक्य होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राम घर गया और उसने पिता को देखा। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। पहला है, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। दूसरा है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। अभी हम कौन सा विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य हमें देखना है जहां पर विशेषता दिखाई गई हो। तीसरा ऑप्शन है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। चौथा ऑप्शन है हमारा, मैं चाहता हूं कि आप वहीं रहें। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो ये उसकी लखनऊ की विशेषता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका उसका सभी सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, इस वाक्य का हमें क्या बनाना है, सरल वाक्य। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। पहला ऑप्शन देखिए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। दूसरा है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। तीसरा है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। चौथा है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है, मेरे आते ही वर्षा
होने लगी। ये भी इस तरह के भी मिश्र वाक्य होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसमें कौन सा वाक्य आएगा, कौन सा प्रकार है वाक्य का? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक वाक्य और चौथा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे, ठीक है। पिछले वाले का भी किसी ने कमेंट अभी तक नहीं किया है। तो जो भी क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ती हूँ ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, समझें और जो समझ में नहीं आए उसके बारे में आप पूछें। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसका है हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी, VNAPISVS। तो V से विधानवाचक, N से निषेधवाचक, A से आज्ञावाचक, P से प्रश्नवाचक, I से इच्छावाचक, S से संदेहवाचक, V से विस्मयवाचक और S से संकेतवाचक। तो ये क्या हो गया हमारा वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छे से पूरी वीडियो देखना, समझना और कोई डाउट आपके मन में ना रहे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तभी आप को जब अगली क्लास हम कराएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।